हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था किसका, ग्रेविटेशन का, और उसके बाद में उसका क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन्स शेल थ्योरम क्या बताती है अपन को कि इट गिव्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पॉइंट मास ड्यू टू ए स्पेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर। क्या मतलब है इसका कि जैसे कोई स्पेरिकल शेल है, ये जैसे कोई एक स्पेरिकल शेल है या फिर कोई एक सॉलिड स्फीयर है, पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर, तो उसके आउटसाइड अगर कोई पॉइंट मास है तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस शेल की वजह से या फिर इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से, वो जो थ्योरम बताती है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन्स शेल थ्योरम। फिर से एक सॉलिड स्फीयर या फिर एक शेल, उसकी वजह से किसी पॉइंट मास के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ये थ्योरम बताती है। पहला क्या है, इफ द पॉइंट मास लाइज आउटसाइड, इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट मास है वो आपके शेल के कहाँ है, बाहर है, या फिर वो जो पॉइंट मास है आपके सॉलिड स्फीयर के कहाँ है, बाहर है। पहले अपन एक बार शेल की बात करते हैं। हम शेल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एक शेल मैंने लिया है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, और उसकी रेडियस कितनी है, आर, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, वहाँ पे एक स्मॉल मास है एम। अब उस स्मॉल मास के ऊपर, पॉइंट मास के ऊपर मेरे को क्या निकालना है, इस पूरे शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है। अब अपन क्या देखते हैं, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ये जो एक कंप्लीट शेल है छोटे छोटे मास एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो अपन ने कोई भी एक डिफरेंशियल एक एलिमेंट लिया, एज्यूम कि मैंने यहाँ पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया डीएम। अब ये डिफरेंशियल एलिमेंट लिया तो ये पूरा शेल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये शेल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और सारे पार्टिकल इसको क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। उनमें से मैंने एक पार्टिकल लिया टॉप पे जिसका मास कितना है, डिफरेंशियल मास डीएम, और वो इसको अपनी तरफ, इस पॉइंट मास को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वही आपका क्या होता है, ग्रेविटेशन, यही तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कि मास जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन का फोर्स क्या हो गया, इधर की तरफ। ऐसे ही मैं एक दूसरा पॉइंट मास ले रहा हूँ, इसका एलिमेंट जो ले रहा हूँ, अदर एलिमेंट मैंने लिया बॉटम पे। अभी जो बॉटम पे सेम मास का लिया, ऊपर डीएम है, तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट डीएम। ये भी क्या करेगा, इस पॉइंट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी क्या कर रहा है, इस पॉइंट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी डीएम है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी डीएम है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों का मास क्या है, सेम, और ये मास तो सेम ही है। मतलब ये जो दोनों फोर्स होंगे, अगर ये F1 है और ये F2 है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम। F1 किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के इक्वल हो जाएगा। अब F1 अगर F2 के इक्वल हो गया तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक्सिस बनाता हूँ P पॉइंट पे, तो ये एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो F1 और F2 है, ये ना तो इस एक्सिस के पैरेलल है ना इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये कैसे जा रहा है, एंगल पे जा रहा है। एज्यूम करूँ कि वो एंगल कितना है, थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि इसके सेम सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, तो एंगल भी क्या होंगे, सेम। अगर मैं यहाँ पे फोर्स का रेजोल्यूशन करता हूँ, कंपोनेंट करता हूँ, तो जिसके साथ में एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस, और अदर वाला कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट। अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है, तो इधर F1 का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, F1 कोस थीटा, और ऐसे ही इधर F2 का इधर ही कौन सा कंपोनेंट जाएगा, F2 कोस थीटा, क्योंकि दोनों के इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहे हैं। अब जो अदर एंगल बचे वो कौन से हैं, ये वर्टिकल। वर्टिकल कौन सा हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, F1 साइन थीटा, और ऐसे ये क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा। अब यहाँ पे अपन को पता है कि जो मास है वो दोनों क्या सेम है, मतलब अगर ये डीएम है तो ये दूसरा भी क्या लिया अपन ने, सेम एलिमेंट, क्योंकि सेम एलिमेंट से मिलके पूरा पूरा स्फीयर बना। तो ये डीएम है तो ये भी डीएम है, और दोनों में ये मास भी सेम है, स्मॉल एम। इसका मतलब ये जो F1 है किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के, और F1 अगर F2 के इक्वल होगा तो ये F1 साइन थीटा एग्जैक्ट इक्वल होगा किसके, F2 साइन थीटा का। और एग्जैक्ट इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब बचा क्या, F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा, और दोनों कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जो कहाँ पे मीट हो रहा है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट मासेस की वजह से जो आपने कंसिडर करे, इस पॉइंट मास के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, कट। अब ये तो बात हुई दो कंपोनेंट की। अब जरूरी थोड़ी है दो, यहाँ पे तो इनफाइनाइट मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये पूरा शेल बना है, तो मैंने कोई भी और दो ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक डीएम ले लिया, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसे ही इसके अपोजिट एक पेयर होगा यहाँ पे, वो भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इनका भी क्या होगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो
क्या हो जाएंगे, कट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे कहाँ पे, इसका जो सेंटर है उसके डायरेक्शन के अंदर। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम यहीं लो, इधर भी एक ले लो, एक कंपोनेंट ये ले लो, ये इधर अट्रैक्ट होगा और ऐसे यहाँ पे एक कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो शेल अपन ने लिया, इसके जितने भी मास एलिमेंट अपन लेते हैं, जितने भी मास एलिमेंट अपन लेते हैं, उन सब का जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पी पॉइंट के ऊपर जो मास है उसके ऊपर लग रहा है, उन सब के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। ओनली क्या बचेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड द सेंटर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंप्लीट शेल है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो कंप्लीट शेल है ये इस आर डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट पे जो एम मास रखा हुआ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इस तरह से कि इस कंप्लीट शेल का जो मास है वो कहाँ पे, उसके सेंटर पे। क्योंकि जितने भी आपके मास एलिमेंट अपन ने लिए उनका जो ओवरऑल फोर्स जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, इस एक्सिस पे, टुवर्ड द सेंटर जो एक्सिस जा रही है। तो अपन क्या समझ सकते हैं कि ये जो कंप्लीट मास है इसका कैपिटल एम, ये कहाँ पे, उसके सेंटर पे। ये जो कंप्लीट मास है उस शेल का, उस शेल के ऊपर ना होके कहाँ पे एक्ट कर रहा है वो, एज ए सेंटर। और उससे जो आर डिस्टेंस पे जो मास है अपना स्मॉल एम, और ये क्या है, कैपिटल एम। तो फोर्स क्या लग रहा है, उसके सेंटर की तरफ लग रहा है। इसलिए अपन समझ क्या सकते हैं कि जो शेल, अगर किसी शेल के आउटसाइड कोई पॉइंट है तो शेल उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इस तरह से लगाएगा कि वो जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन वो कहाँ होगी, टुवर्ड द सेंटर होगी। ठीक है, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 क्या है, कैपिटल एम, इसका पूरे का शेल का मास, स्मॉल एम क्या है, वो पॉइंट मास, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब सेंटर से उसकी डिस्टेंस, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर फोर्स जा रहा है। ठीक है, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस। तो ये तो बात किसकी भी, एक स्पेरिकल शेल की। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड स्फीयर की। अब सॉलिड स्फीयर के अंदर भी क्या होगा, सेम। सॉलिड स्फीयर के अंदर भी सेम होगा। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर लिया कंप्लीट, जैसे आपकी जो रबर की बॉल होती है कंप्लीट फिल। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें इसका एक पूरा मास कितना है, m, और यहाँ पे इससे सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है क्या, स्मॉल m। उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब उसको ये जो अट्रैक्ट करेगा वो कैसे करेगा, सुनना। ये किससे मिलके बना है, छोटे छोटे मास एलिमेंट से मिलके बना है। मैंने एक डिफरेंशियल मास एलिमेंट लिया, मान लो इसके टॉप पे कितना लिया, dm। ये dm इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ऐसे इसके बॉटम पे क्या होगा, dm, वो भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम केस हो गया कि इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन का है सेम, और वो डायरेक्शन का है टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब क्या, ये तो सेम केस हो गया जैसा यहाँ पे था कि कोई भी तुम एक मास एलिमेंट ले लो। अब इसमें तो क्या था, ओनली इसकी सरफेस के ऊपर ही था क्योंकि अपन ने शेल लिया, लेकिन यहाँ पे तो मास एलिमेंट सेंटर में भी तुम ले लो। मान लो एक मास एलिमेंट तुमने यहाँ लिया, एक दूसरा इसके अपोजिट होगा, वो ये इसको इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, वापस क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कट, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएंगे, ऐड। कहाँ पे, टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के अंदर सेम केस हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर किसी स्पेरिकल शेल से सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई मास है, या फिर एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई मास है, तो वो दोनों उस मास को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं कि उनका वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है रिजल्टेंट, वो कैसे एक्ट करता है, टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर मतलब उस पूरे का जो मास है वो कहाँ पे एक्ट करता है, एज ए सेंटर पे उसका मास है। ठीक है, तो ये अपन को समझ में आ जाता है कि जब वो पॉइंट कहाँ हो, बाहर की तरफ हो। अब बात आती है कि अगर वो पॉइंट अंदर हो, अभी अपन ने पॉइंट का लिया शेल के बाहर, सॉलिड स्फीयर के बाहर। अब कंडीशन आती है कि अगर वो पॉइंट अंदर हो उसके बाद क्या होगा। अब अंदर हो तो वहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं शेल की। शेल के केस में क्या हो रहा है कि ये मास यहाँ पे है, और ये जो शेल है इसका मास कितना है, m, और उसकी रेडियस कितनी है, r। तो मैंने उस शेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक मास पार्टिकल रखा, पॉइंट मास रखा, जिसका मास कितना है, m, बहुत छोटा सा मास। इसके ऊपर मेरे को, इस छोटे से मास के ऊपर, इस कंप्लीट शेल के मास की वजह से मेरे को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब होता क्या है देखना, जैसे मैं एक मास एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, ये dm, ठीक है, ये dm इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ। ऐसे इसके अपोजिट में यहाँ पे एक पेयर होगा, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
वही है। अब ये भी डीएम है और ये भी डीएम है, तो ये जिस फोर्स से ऊपर अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से ये इसको नीचे अट्रैक्ट करेगा, तो ओवरऑल एक दूसरे क्या निकल गए, कैंसिल। इसका मतलब क्या है कि तुम कोई भी मास एलिमेंट ले लो, उसके अपोजिट एक ऐसा पेयर होगा जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसके अपोजिट फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैं यहाँ पे एक मास एलिमेंट लेता हूँ, ये मैंने एक मास एलिमेंट लिया, तो ये इस पॉइंट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, तो यहाँ पे एक मास एलिमेंट होगा दूसरा जो कि क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वापस इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन इस शेल के ऊपर कोई भी एक मास एलिमेंट लेते हैं जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके अपोजिट रेस्पेक्टिव डायरेक्शन के अंदर एक और क्या है, मास एलिमेंट जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, 0। क्यों? क्योंकि जितने भी मास एलिमेंट है सब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ओवरऑल सबमिशन कितना आ गया, 0। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट मास किसी शेल के इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होता है, सबमिशन ऑफ फोर्स होता है, वो कितना होता है, 0 उस शेल की वजह से। मतलब शेल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया इस मास के ऊपर, 0। कब? जब वो पॉइंट मास कहाँ था, उसके इनसाइड था। अब बात क्या आती है नेक्स्ट क्या है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड मतलब कंप्लीट मास, उसके अंदर एक पॉइंट मास लिया मैंने, मतलब जैसे ये जो आपका कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और मास कितना m, उसके इनसाइड सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे p पॉइंट के ऊपर मैंने एक स्मॉल मास लिया क्या, m, उसके ऊपर मेरे को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयरिकल मास की वजह से। कैसे निकालेंगे? अब इसको अपन क्या कहे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक बार अगर अपन ढंग से देखें तो ये जो है ये कैसा दिख रहा है, ये जो है अभी इस मूवमेंट पे ये कैसा दिख रहा है, एक तो क्या है ये शेल बना हुआ है, ये देखो, एक तो ये आउटसाइड क्या है, शेल r, टोटल रेडियस उसमें से r, तो ये जो है इसकी ये रेडियस कितनी है r और ये वाली रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो ये जो है कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इस थिकनेस का क्या है, शेल, प्लस एक और सॉलिड स्फीयर जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। ठीक है, अब हुआ क्या, सुनना, ये जो कंप्लीट सॉलिड है उसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ अपनी स्टडी के लिए, उसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ दो वे में। एक तो क्या बन रहा है, ये देखो स्पेरिकल शेल बन रहा है, तो मैंने स्पेरिकल शेल बना दिया, टोटल क्या है r, उसमें से r माइनस करा तो r माइनस r रेडियस का या फिर उतनी थिकनेस का क्या मिल गया यहाँ पे, स्पेरिकल शेल, प्लस एक छोटा सा जो मैंने लिया स्मॉल r रेडियस का, तो स्मॉल r रेडियस का क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर। क्योंकि इस सॉलिड स्फीयर को इसके अंदर डालूंगा तभी तो क्या बनेगा, ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर जो इनिशियली था। इसको क्यों करा मैंने, स्टडी के लिए। पहले बात करते हैं इस पॉइंट मास के ऊपर जो स्मॉल r रेडियस के ऊपर है, उसके ऊपर दो तरह से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो ये जो आउटर शेल है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और एक ये जो इनर सॉलिड स्फीयर है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। पहले अपन बात करते हैं आउटर शेल की। अब आउटर शेल कितना फोर्स लगाता है, जो पॉइंट मास, ये पॉइंट मास का इनसाइड है, अभी अपन ने बात करी ये पॉइंट मास का, इसके इनसाइड यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट मास इनसाइड है r रेडियस के ऊपर स्मॉल m जो मास है। अब अभी इससे पहले जो केस था उसमें अपन ने यही तो पढ़ा कि अगर शेल के अंदर पॉइंट मास होता है तो टोटल फोर्स कितना आता है, 0। इसका मतलब इस शेल की वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू शेल, जब पॉइंट का है इनसाइड है तब वो फोर्स कितना हो जाता है, 0। अब बात किसकी आती है, उसकी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सॉलिड स्फीयर है उसके कहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे, इस r रेडियस के बिल्कुल एक्सट्रीम पे ही तो मास है, तो ये r रेडियस के एक्सट्रीम पे मास है। अब इस सॉलिड स्फीयर टोटल इसका मास कितना था, m, कुछ मास आपने निकाल दिया तो बचा कितना, मैंने मान लिया कि जो बचा वो मास कितना है, mr, मतलब r रेडियस का जो मास बचा हुआ है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो स्फीयर बचा है इसका मास कितना है, mr। ठीक है, अब इस mr मास की वजह से इस स्मॉल मास के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो अभी अपन ने बात करी थी फर्स्ट आपका क्या, सेकेंड आपका क्या केस था कि अगर पॉइंट मास आपके सॉलिड स्फीयर के आउटर साइड में होता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पॉइंट मास पे वो कैसे लगता है कि ये जो सॉलिड मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेट है, उसके सेंटर पे। क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट वो कहाँ पे जाती है, टूवर्ड द सेंटर। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि वो जो मास है उसके कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। तो यहाँ पे भी अपन क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो इसी कंडीशन से कि ये जो मास है एम आर कहाँ कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो ये एम आर कहाँ पे आ गया, सेंटर पे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल टू F इक्वल टू G m1। m1 क्या, ये
तो एम आर, दूसरा क्या है स्मॉल एम, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, तो उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये किसकी टर्म में निकला, एम आर की टर्म्स में निकला। एम आर क्या है, उस रेडियस का मास जो आपने निकाला। अब वो रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, तो मास कैसे निकालो, तो उसका एक मास अपन निकालते हैं जनरल टर्म्स में। अपन बात करते हैं कि यहाँ पे देखो वो जो एम आर है और उसके रेडियस का क्यूब वो किसके इक्वल हो सकता है, रेशियो वाइज अगर बात करें तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल रेडियस का क्यूब, क्योंकि उसी मास में से तो अपन ने एम मास लिया, ठीक है, एम आर मास, और उसी रेडियस का कुछ पार्ट ये है, तो ये जो रेशियो होंगे ये रेशियो दोनों क्या होंगे सेम, वही क्रॉस प्रोडक्ट जो अपन कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस में बिल्कुल सेम। तो वहाँ से अपन एम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम आर की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आर क्यूब का चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास कि एम आर कितना आ गया, एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस जगह पे, तो कितनी आ रही है ये वैल्यू, एम आर की वैल्यू कितनी आ रही है, एम अपॉन आर क्यूब। तो एम आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर का क्यूब, और स्मॉल आर का क्यूब यहाँ पे अपन ने कर दिया, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, यहाँ पे क्या बचा आर, तो बचा कितना जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। तो ये क्या मिल गया मेरे पास फोर्स। ये कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब आपका जो पॉइंट मास है वो किसी सॉलिड के अंदर आर डिस्टेंस पे, तो जो फोर्स लगेगा वो ओनली किसकी वजह से लगेगा, उसके इनसाइड जो स्फीयर है। फिर से अगर आपका पॉइंट मास किसी सॉलिड के अंदर एक एम डेप्थ के ऊपर है या फिर सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो जो उसके ऊपर पॉइंट मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर नहीं लगाएगा, वो ओनली कौन सा लगाएगा, उस रेडियस, जिस रेडियस पे या फिर जितनी सेंटर से डिस्टेंस पे पॉइंट मास है उस डिस्टेंस का स्फीयर, उसके इनसाइड जो मास है वही उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जो भी अपन ने निकाला। ठीक है, अब बात ये आती है कि अपन ने जो शेल थ्योरम पढ़ी, ये पढ़ी क्यों, ये पढ़ी इसलिए क्योंकि अब अपन क्या कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं किसका, अर्थ का, कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपन को निकालना है अर्थ के कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के कहाँ है, बाहर है, या फिर अर्थ की सरफेस पे, या फिर अर्थ के सरफेस के इनसाइड है। तो अब यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा, इसलिए अपन को फिर से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो सेकंड केस आपका क्या था कि एक सॉलिड स्फीयर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो अर्थ है वो क्या है, एक जिसका मास कितना है कैपिटल एम और उसकी रेडियस कितनी है अर्थ की आर, कैपिटल आर, तो उसकी सरफेस के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ कितना निकालेगी, तो अभी मैंने ये ले लिया। तो यही तो अभी अपन ने पढ़ा कि अर्थ क्यों अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एजम्पशन के लिए सॉलिड स्फीयर जिसका मास कितना एम, रेडियस कितनी आर, तो उसके आउटसाइड उसकी सेंटर से, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई पॉइंट मास है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो ये फॉर्मूला मेरे को मिल गया। दूसरा क्या है कि अर्थ के इनसाइड, ये जो फोर्थ वाला केस है, अर्थ के इनसाइड अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मतलब अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट लेता हूँ तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो वो कितना निकलेगा, ये भी अपन ने निकाल लिया। ठीक है, और अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर बात करें तो अर्थ की सरफेस का, अर्थ की सरफेस मतलब ये पूरी, अब पूरी की पूरी मतलब सरफेस, और सरफेस की अगर अपन बात करें तो सेंटर से कितने डिस्टेंस हो गई ये आर, अब सेंटर से आर डिस्टेंस हो गई, तो ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, क्योंकि अपन ने क्या बात करी कि अर्थ की सरफेस के अंदर हो इतनी डिस्टेंस पे, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने कहा कि अर्थ की सरफेस के अंदर नहीं, सरफेस के ऊपर ही, अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर ही अगर पॉइंट है, सरफेस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेगी, तो अभी अपन ने ये निकाला कि कितना आ रहा है, इतना, मतलब ये जो स्मॉल आर है किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, और स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के इक्वल हो गया तो नीचे क्या है आर क्यूब, तो आर से आर क्यूब कट हो जाएगा, कितना बचेगा आर स्क्वायर। तो अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, अर्थ का मास कितना है एम और अर्थ की रेडियस कितनी है आर, तो उसकी सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। और m1 क्या है, यहाँ पे अर्थ का मास कितना है कैपिटल एम, और m2 क्या है स्मॉल मास एलिमेंट जो अर्थ की सरफेस पे है। तो ये अपन ने जो शेल थ्योरम निकाली है कहाँ पे काम आती है, इसको मतलब वही अर्थ को ऐसे स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स जो किसी भी m मास के पार्टिकल के ऊपर लगता है, जो भी अपन ने निकाला कि ये F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर, m मास के पार्टिकल के ऊपर, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, जो कि अर्थ की सरफेस पे। तो ये तो अपन ने इससे पढ़ा। एक अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। अब F वो जो फोर्स है F इक्वल टू एम ए, इसको
डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब F इक्वल टू एम है। अब F अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लेता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या हो जाएगा m, और a वो एक्सेलरेशन जो अर्थ देती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से। इसको मैं दे दे रहा हूँ इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया, फोर्स जो m मास की बॉडी के ऊपर लग रहा है अर्थ की वजह से, यही तो हो गया। उसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो कितना हो गया, g। अब ये जो इक्वेशन है ये भी क्या बता रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। ये इक्वेशन भी क्या बता रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। और ये जो इक्वेशन है ये भी क्या बता रही है कि अर्थ के और उस m मास की बॉडी पे जो कि अर्थ की रेडियस पे उसके ऊपर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 भी किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इक्वेशन 2 भी किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब mg जो है इक्वेशन 2 किसके इक्वल हो गई, इक्वेशन 1 के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mg किसके इक्वल लिख सकता हूँ, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से देखो स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया, कट। तो यहाँ पे आपका जो g आ रहा है वो कितना आ रहा है, g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। मतलब अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाती है किसकी, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अपन को पता है। M क्या है, अर्थ का मास, उसकी वैल्यू भी कैलकुलेटेड है। और R क्या है, अर्थ की रेडियस, जो भी कैलकुलेटेड है। जब ये वैल्यूज पुट करके अपन G की वैल्यू निकालते हैं तब G की वैल्यू आती है कितनी, जो कि अपन छोटी क्लासेस से यूज करते आ रहे हैं, और वो यहाँ से आती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के और अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई बॉडी है उसके बीच में, सरफेस के जस्ट पास में, ठीक है। और ये अभी अपन ने क्या निकाला, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करके F इक्वल टू एम ए, और ए क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। दोनों इक्वेशन क्या इक्वल, उस वजह से उन दोनों को इक्वेट करके अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, G की वैल्यू किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। ये तीनों वैल्यूज अपन को पता है। तीनों वैल्यूज की जब वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करके वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, G की। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि G की जो वैल्यू है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन तीन चीज़ों के ऊपर, बॉडी के मास के ऊपर। जिस बॉडी स्मॉल m मास की बॉडी के ऊपर आप निकाल रहे हो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ओनली इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि G की वैल्यू क्या होती है, अर्थ की सरफेस पे एक पर्टिकुलर एरिया पे कांस्टेंट। इसके बाद क्या है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G, ये कैसे कैसे वेरी कर रहा है। अब इसका जो वेरिएशन है वो अपन को कैसे देखना है, एक तो देखना है वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब अर्थ की सरफेस से अगर मैं हाइट इंक्रीज करता हूँ ऑब्जेक्ट की, तो उसके ऊपर जो G की वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है। और अगर मैं अर्थ की सरफेस के बिलो जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, कुछ डेप्थ पे जाता हूँ, तो जो G की वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है। ये दो वेरिएशन अपन को देखने हैं। सबसे पहला क्या है, वेरिएशन ऑफ द G विद एल्टीट्यूड या फिर हाइट, मतलब G की वैल्यू हाइट के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो अपन अर्थ की सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं A, क्योंकि अपन को पता है कि अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू है वो कितनी है, G, जो अभी अपन ने कैलकुलेट करी। अब मान लो अर्थ की सरफेस से एक h हाइट के ऊपर एक रैंडम कोई पॉइंट है B, वहाँ पे मेरे को G की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने मान लिया कि वहाँ पे जो G की वैल्यू है वो कितनी है, GH। तो ये अपन को पता है, ये अपन को निकालना है। अब ये अपन को पता है कि G अर्थ की सरफेस पे कितना होता है, GM अपॉन R स्क्वायर, ये अपन को पता है। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही GH मतलब पर्टिकुलर हाइट पे कितना होगा, तो हाइट क्या फॉर्मूला क्या होता है आपका, GM अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। लेकिन अब सेंटर से डिस्टेंस अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर h हाइट पे है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, सेंटर से यहाँ से लेके ये हाइट, अब यहाँ से लेके ये हाइट कितनी हो गई है, तो रेडियस प्लस उसकी हाइट, तो रेडियस प्लस हाइट, तो R प्लस h, तो R प्लस h का स्क्वायर। इस इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकाले तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या बता रही है, ये G क्या बता रहा है, इसकी सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और ये जो है GH, ये क्या बता रहा है, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर जो वैल्यू है। अब ये दोनों इक्वेशन किसकी है, G की, और ये GH की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, GH मेरे को निकालना है। अब जो निकालना है उसको मैं क्या कर दिया, मैंने इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दिया, किसका, इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, GM से GM तो कट जाएगा, बचेगा क्या, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने R अगर कॉमन लेता हूँ तो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस, यहाँ तो R है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो R यहाँ 1 और यहाँ पे नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा क्या, R। तो क्या बचता है यहाँ पे 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट हो गया। अब यहाँ पे पावर क्या है,
+2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी -2। तो बचेगा क्या कि GH/G इक्वल टू 1 + H/R की पावर -2। फिर से सबसे पहले अपन ने क्या करा, सरफेस पे जो G अभी अपन ने कैलकुलेट करा कितना, GM/R²। ये एक इक्वेशन हो गई। मेरे को कुछ हाइट के ऊपर उसको देखना है, तो हाइट के ऊपर क्या हो जाएगा, GM/ सेंटर से हाइट। सेंटर से हाइट कितनी है, रेडियस प्लस जितनी हाइट आपने ली, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, R + H। तो R + H का होल स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में GH की वैल्यू मेरे को निकालनी है, यही तो निकालना है, वेरिएशन कितना हो रहा है हाइट पे, ये अपन को निकालना है, ये अपन को निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को मिलता है क्या है, 1 + H/R की पावर -2। अब यार इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये जो सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है किससे, बायनोमियल थ्योरम से। क्या होती है बायनोमियल थ्योरम की, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है, 1 + x की पावर n, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर या रियल नंबर हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो उसका जो एक्सपेंशन होगा, वो एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे x² प्लस वापस क्या आ जाएगा n यहाँ पे क्या था n(n-1), तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाती है n(n-1), n-2, यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाती है 3 फैक्टोरियल। पर अपन को इतना आगे जाना नहीं है। जब अपन वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे अपना जो n है, n क्या है अपना -2, तो वैल्यू पुट करो, क्या एक्सपेंशन होता है 1, तो 1 का 1 प्लस nx, n कितना है -2, तो यहाँ पे -2 x अपना यहाँ पे कितना H/R, तो H/R वापिस प्लस, तो प्लस n कितना है अपना यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप अगर लेता हूँ तो n कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। उसके बाद n-1 कितना आएगा -2 -1 कितना आ जाएगा -3, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट प्लस x का स्क्वायर, x² यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कितना है H/R, तो H/R का स्क्वायर मतलब H²/R²। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, H²/R²। H² क्या है, अर्थ की सरफेस से हाइट, और डिवाइड में क्या है, अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। अब अर्थ की सरफेस से तुम कितना ऊपर जाओगे, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्स 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ये अर्थ की रेडियस है। तुमने यहाँ पे क्या कर रखा है, उसका भी स्क्वायर, तो सोचो वो कितना ज़्यादा हो गया। वो जो डिस्टेंस हो गई अर्थ की रेडियस का स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा है। किसकी कंपेरेटिव में, जो आप अर्थ की सरफेस से हाइट ले रहे हो उसकी कंपेरेटिव में। तो इसलिए वो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, बहुत कम, और बहुत कम आती है, इसलिए अपन क्या है कि वो जो वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेंड्स टू कितना हो जाता है 0, तो अपन को आगे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। फिर से बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 + x की पावर n, अगर आपके पास ऐसे कोई टर्म आती है तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये रहा। अपन को सीधा फॉर्मूला पुट करना है। अपन ने फिर सबसे पहले पुट कर दिया 1 + nx + n कितना है अपना यहाँ पे -2, तो -2, और x अपना यहाँ पे कितना है H/R, तो उसकी जगह पे H/R, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या आती है n(n-1), n कितना है -2, n-1 -2 -1 कितना आएगा -3/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2। नेक्स्ट x², x कितना है H/R, H/R का स्क्वायर मतलब H²/R², लेकिन जो H² है, H² जो है वो बहुत 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 ज़्यादा कम है किससे, R² से। इसलिए जो H²/R² जो वैल्यू है ये लगभग टेंड्स टू कितनी है 0, इसलिए अपन इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इसको नेगलेक्ट करेंगे तो इसका कोई पर्पस नहीं है। तो अपने पास बचा कितना है, इसका एक्सपेंशन कितना बचा अपने पास, GH/G का 1 + 2H/R, ये अपना एक्सपेंशन आता है, ठीक है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन से अपन ये लिख सकते हैं। तो फाइनली अपने को GH कितना मिल जाता है, G1 - 2H/R, और यही अपना क्या है फाइनल एक्सप्रेशन किसका, कि अगर आपका जो हाइट अगर इंक्रीज करते हो अर्थ की सरफेस से, तो जी की वैल्यू जो चेंज होती है वो ये होती है। अब चेंज कैसे हो रही है, यहाँ पे पता क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो, अगर मैं h इंक्रीज करता हूँ, हाइट अगर इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीजिंग हाइट पे क्या होता है कि जैसे ही मैंने हाइट इंक्रीज करी तो 1 में से माइनस हो गया। अब 1 में से माइनस हो गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, कम, किससे, g से। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हाइट इंक्रीज करता हूँ तो g की वैल्यू है वो क्या होती जाती है, कम। मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर अगर आप इंक्रीजिंग हाइट पर कंटिन्यू जाते हो तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वो तो यार ऑब्वियसली होना ही है ना। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F = G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यार ये तो पता ही चल रहा है ना कि अगर आप हाइट इंक्रीज करते हो तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम, और फोर्स कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, कम, क्योंकि F इक्वल टू m है। बिल्कुल सिंपल, वहाँ की उसी कॉन्सेप्ट से ये समझ में आ रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन की फॉर्म में समझ में आ गया कि आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वो यहाँ से निकल सकती है। ये तो क्या था एक्सप्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में। अब अपन को क्या निकालना है कि वेरिएशन विद डेप्थ, मतलब अगर मैं अर्थ की सरफेस के बिलो जाता हूँ, अर्थ के सरफेस से डेप्थ में अगर कोई पॉइंट लेता हूँ तो वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको दिख ही रहा होगा किससे, जिससे अपने लेक्चर स्टार्ट करा था, शेल थ्योरम, और वो इसीलिए अपने यहाँ पे पढ़ी थी। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेफरेंस सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू क्या है, सेम अभी अपन ने निकाली, सरफेस के ऊपर कितनी होती है, GM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कहाँ जाना है, डेप्थ पे जाना है, और डेप्थ में जाना है तो अपन को पता है कि मान लो कोई डेप्थ पे, एक डी डेप्थ पे कोई पॉइंट है B, वहाँ पे मेरे को जी की वैल्यू निकालनी है। तो अब उस पॉइंट पे मेरे को निकालनी है, मतलब उस पॉइंट मास पे, जो B पॉइंट के ऊपर पॉइंट मास है, वहाँ पे मेरे को जी की वैल्यू, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेरे को वहाँ पे निकालनी है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेरे को वहाँ पे निकालनी है, तो मेरे को क्या पता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किस किस की वजह से लगेगा, एक तो आउटर रिंग और एक इनर रिंग। अब अपन को पता है कि आउटर रिंग का जो मास होता है वो तो आउटर रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो कितना होता है, 0। ओनली किसकी वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इनर की वजह से। इनर की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी ओनली किसकी वजह से होगा, इनर की वजह से। इसलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अब इनर की वजह से है तो उसका मास भी क्या है, कम, इसलिए अपन उसको मास को किसके टर्म्स में लिखते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, क्योंकि अपन को पता है कि बाद में जो डी डेप्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ओनली किसकी वजह से होगा, इनर मास की वजह से। इसलिए अपन यहाँ पे ये जो मास है इस इक्वेशन में उसको किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अपन को पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वहाँ से मास का निकल जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है, स्फीयर, अर्थ को अगर मैं एक स्फीयर ट्रीट करूँ तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, अर्थ की रेडियस, और एम क्या है, अर्थ का मास, मल्टीप्लाई बाय रो। रो क्या है, अर्थ की एवरेज डेंसिटी। अर्थ की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट तो नहीं है सब जगह पे, लेकिन एक एवरेज जो डेंसिटी है वो मैं मान रहा हूँ वो कितनी है, रो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो इक्वेशन है जी की, उसमें अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से मेरे को क्या मिल जाती है, जी की वैल्यू, जी अपॉन आर स्क्वायर। m की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, क्या बचा r, तो बचता क्या है 4/3 पाई जी आर रो। तो ये मेरे को मिल गई किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू, कहाँ पे, अर्थ की सरफेस पे, वॉल्यूम की टर्म्स में और उसकी डेंसिटी की टर्म्स में। नेक्स्ट, ये तो बात हुई सरफेस की, लेकिन मेरे को सरफेस पे तो निकालने नहीं है, मेरे को जी की वैल्यू निकालने का है कुछ डेप्थ पे। तो जी की वैल्यू कुछ डेप्थ पे क्या हो जाएगी, वही GM अपॉन आर। आर क्या है, सेंटर से रेडियस, सेंटर से अब रेडियस कितनी हो गई, आप डेप्थ पे आ गए, डेप्थ पे आ गए, टोटल कितना था, ये टोटल कितना है आर, आप कुछ डेप्थ पे आ गए तो अब बचा कितना, आर माइनस डी। तो अर्थ के सेंटर से रेडियस कितनी हो गई उसकी, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब ये जो मास है ये किसका होगा, अब यहाँ पे यही तो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे आपकी शेल थ्योरम काम आ रही है। देखो अब ये जो मास है, ये मास भी किसका होगा, उतनी ही डेप्थ का, क्योंकि अपन को पता है कि डेप्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आउटर ये शेल तो लगाएगा नहीं, ओनली कौन लगाएगा, इनर, और मास भी किसका काउंट होगा, इनर का। इसलिए मान लिया मैंने कि इसका इनर का मास कितना, m डैश। शेल थ्योरम में कितना माना था, mr, वही mr यहाँ पे अपन कितना एज्यूम कर रहे हैं, m डैश। कुछ भी एज्यूम कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए क्या कि अर्थ के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो ओनली किसकी वजह से होगा, इनर मास की वजह से, ना कि आउटर शेल की वजह से, क्योंकि आउटर शेल का जो फोर्स का रिजल्टेंट है वो क्या आ जाता है, 0। नेक्स्ट, तो अब मेरे को क्या चाहिए, m डैश। अब m डैश अपन कैसे निकाले, तो m डैश वापस मास किसको अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, जितनी रेडियस है, रेडियस कितनी है यहाँ पे, आर माइनस डी, तो आर माइनस डी का क्यूब, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब अर्थ तो वही है, तो एवरेज डेंसिटी क्या रहेगी, सेम, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, रो। तो m डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे को क्या आ जाता है, ये कंप्लीट वैल्यू, यहाँ से ये देखो स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यूब, तो ये क्या निकल जाता है मेरा जी डी।
जैसे यहाँ पे करा एग्जैक्ट सेम यहाँ पे करा। सबसे पहले जी की वैल्यू लिखी, यहाँ पे भी सबसे पहले जी की वैल्यू लिखी, यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहाँ पे भी मास की वैल्यू पुट करी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। और उसके बाद में यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, जी की सरफेस पे, और यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, जी डी की इतनी डेप्थ पे। अब अपन को चाहिए कि अपन को तो जी डी चाहिए, तो इक्वेशन ये 6 और पहली वाली इक्वेशन सरफेस पे कितनी है, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 6 में डिवाइड कर देंगे किसका, इक्वेशन 3 का। तो इक्वेशन 6 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 तो आता क्या है, 4/3 पाई कट गया, जी कट गया, अब रो भी कट गया। यहाँ पे क्या बचा, r माइनस डी अपॉन आर। तो अगर r को मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूँ तो r अपॉन आर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d अपॉन आर। यहाँ से आपका जो जी डी है वो कितना निकल जाएगा, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये तो मेरे पास क्या निकल गया, फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन इस एक्सप्रेशन से पता क्या चल रहा है कि अगर मैं डेप्थ ज़्यादा करता हूँ, यहाँ पे देखो अगर डेप्थ ज़्यादा करते हो तो वो चीज़ 1 से माइनस हो रही है। 1 से माइनस होने का मतलब वो चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। किसकी कंपेरेटिव में, जी की कंपेरेटिव में। इसका मतलब अगर मैं सरफेस से जितनी डेप्थ पे नीचे जाऊँगा उतनी डेप्थ पे जी डी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे चला जाता हूँ, मतलब अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे, तो सेंटर पे जो डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो आर से आर, यहाँ पे डी से आर कट हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, अब देखो यही तो बात है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, सरफेस पे। क्यों, क्योंकि सरफेस से ऊपर जा रहा हूँ तब भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। और यहाँ पे देखो सरफेस से नीचे जा रहा हूँ तब भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। सबसे कम कहाँ होती है, सेंटर पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इसकी सरफेस पे। ठीक है, फिर से सबसे पहले क्या निकाला, हाइट का। हाइट का अपन ने कैसे निकाला, सरफेस पे ये वैल्यू है, हाइट पे ये वैल्यू है, दोनों को क्या कर दिया, डायरेक्ट डिवाइड। यहाँ पे मास, देखो मास टोटल तो सेम है सरफेस पे और हाइट पे, तो मास को यहाँ पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे सिंपल बायनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन करके उस डायरेक्ट वो निकल जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जब सरफेस पे है तो पूरा मास काम आ रहा है, डेप्थ पे है तो पूरा मास काम नहीं आ रहा, शेल थ्योरम, तो इसलिए कम मास काम आ रहा है, इसलिए मास को अपन ने चेंज करा, चेंज करने के बाद वापस डिवाइड कर दिया और फाइनल एक्सप्रेशन अपना निकल गया। पता क्या चला कि सबसे मैक्सिमम जो जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कहाँ पे होती है, सरफेस पे। सरफेस से ऊपर जाता हो तो भी जी की वैल्यू कम, सरफेस से नीचे जाता हो तो भी जी की वैल्यू कम। ठीक है, थैंक यू।